चले बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाओ 95। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट दैट 40,000 ऑफ न्यू मिक्सर्स कुड बी सोल्ड। सेलिंग प्राइस कितनी है? 60 रुपए। टू डिजाइन डेवलप एंड प्रोड्यूस दीज न्यू मिक्सर्स 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 15% की रिटर्न चाहिए। तो 40 लाख पर 15% की रिटर्न चाहिए, तो टारगेट प्राइस कितनी है मेरी? 60 रुपए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। टारगेट प्राइस आपकी, टारगेट प्राइस 60 रुपए और रिटर्न, टारगेट रिटर्न 40 लाख पर 15% कितना हो गया? 6 लाख। 40 लाख पर 15% कितना हो गया? 6 लाख, है ना। तो 6,40,000 यूनिट के लिए, ठीक है, 6,40,000 यूनिट के लिए डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये हो गई 15 रुपए की रिटर्न। तो इसका मतलब मुझे टारगेट कॉस्ट कितनी चाहिए? 45। कौन सा आंसर हो गया आपका? सी। क्लियर है? चलो अब आ जाओ 96। एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू डिजाइन डेवलप प्रोड्यूस मार्केट डिस्ट्रीब्यूट एंड सर्विस ए प्रोडक्ट नोन एज, मतलब वो एक्टिविटी, ठीक है, जो चाहिए प्रोडक्ट को बनाने में, डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में। तो ध्यान से देखो बेटा, ये वैल्यू चेन में आपको समझाया था कि वैल्यू चेन का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी, ठीक है, जो एक प्रोडक्ट को बनाने में, मतलब कहाँ से शुरू होते हैं? सबसे पहले डिज़ाइन, फिर उसको डेवलप करो, फिर उसको बनाओ और फिर मार्केट करो और फिर अच्छी सर्विस दो, तभी तो ये चेन रिवाइज होगी। मतलब अगर इस चेन में, इस कड़ी में एक भी कड़ी खराब हुई तो ये चेन रिवाइज नहीं होगी। तो ये रिवाइज होगी तभी तो वैल्यू क्रिएट करेगी। सबसे पहले नक्शा बनाओगे, फिर उसको डेवलप करोगे, है ना, फिर उस प्रोडक्ट को बनाओगे, फिर बेचोगे, मतलब मार्केटिंग करोगे तो बिकेगा, और फिर अच्छी सर्विस दोगे। पता लगा सब काम कर दिया, अच्छी सर्विस नहीं दी, तो ये चेन रिवाइज नहीं होगी। तो ये चेन रिवाइज हो, वैल्यू क्रिएट करे, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू चेन एनालिसिस का पार्ट है। चल 97 पर आओ। ए लिमिटेड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इशूइंग ए टारगेट कॉस्ट अप्रोच। प्रोजेक्टेड सेल्स रेवेन्यू है 90 लाख 45 रुपए के हिसाब से, यानी 2 लाख यूनिट हो गए। टारगेट कॉस्ट है 64 लाख रुपए, ठीक है। तो सिंपल है, तो 90 लाख में, मेरा पेन लाना, चेंज हो गया शायद क्या, 90 लाख रुपए की मेरी रेवेन्यू है, ठीक है, और टारगेट कॉस्ट है 64 लाख। तो इसका मतलब टारगेट प्रॉफिट कितना होगा? 26 लाख। टारगेट प्रॉफिट कितना होगा? 26 लाख। कितने यूनिट पर? 90 लाख डिवाइडेड बाई 45, 2 लाख यूनिट पर। तो 26 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, कितना रेट आ गया? 13 रुपए। चलो, ए कंपनी हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 80,000, है ना, ये भी हो चुका है क्वेश्चन। चलिए 99 अभी कराई दिया। टारगेट कॉस्टिंग इज मार्केट ड्राइवन प्राइस, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ XYZ कंपनी हम बेच रहे हैं 1500 रुपये में, है ना, 500 यूनिट हम बेचते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15 लाख है और 15% की रिटर्न है, तो सिंपल है, हम 500 यूनिट बेच रहे हैं 1500 रुपये में, तो 1500 रुपये मेरी सेलिंग प्राइस हो गई, और 15 लाख पर 15% कितना होता है? 2,25,000। तो 2,25,000 का मुझे प्रॉफिट चाहिए। किस पर? 15 लाख पर 15% निकाल लो, कितना आ गया? 2,25,000। और क्वांटिटी कितनी है? 500, तो ये होगी 450।
नहीं भाई, तो कितना आ गया 1050। चलिए ये भी हो गया। चलिए 103 देखो, 120 यूनिट ऑफ सेमी कंडक्टर आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख इन ए मोनोपोली मार्केट। ये कहता है 120 यूनिट हम बेच रहे हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट चाहिए। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 80,000 रुपए की है। कंट्रीब्यूशन इज एज हाई एज 3/4 ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। टारगेट प्राइस क्या होगी बताओ, प्रॉफिट कितना चाहिए हमें। सबसे पहली बात तो क्या क्या दे रखा है वो देख लो, 120 यूनिट बेचेंगे और प्रॉफिट कितना चाहिए 1 लाख। फिक्स कॉस्ट है हमारी 80,000 रुपए की। कंट्रीब्यूशन कितना है, 3/4 ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। कितने रुपए में बेचोगे, तो लेट इट बी द सेलिंग प्राइस एक्स। सेलिंग प्राइस कितनी मान लो एक्स, कितने बेचोगे 120 यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, हाँ जी, कंट्रीब्यूशन 3/4 ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन अगर 3/4 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 1/4। कंट्रीब्यूशन अगर 3/4 है तो वेरिएबल कॉस्ट 1/4 होगी ना, ठीक है। चलिए तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 80,000। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 लाख। फटाफट कैलकुलेट कर लो बस। हाँ जी, एक्स कॉमन आ गया, ये इधर जाके 1,80,000 डिवाइडेड बाई ये 0.25 है, तो 100, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इंटू 120 होगा ना, इंटू 120 होगा ना, तो ये 30 हो गया, एक्स कॉमन है कितना, 90 हो गया। कितना हो गया, हाँ जी, यहाँ ये थोड़ा गलत हो रहा है। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, 3/4 ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस नहीं है, तो ये 1/4 नहीं हो सकता, समझ गए। तो इसको हम ऐसे करेंगे, कंट्रीब्यूशन कितना कह रहा है ये, कंट्रीब्यूशन कह रहा है 3/4 ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ये कह रहा है। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, देखो 1,80,000। तो यहां से मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ गई, कितना हो गया, ये आ गया 2,40,000 की मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। और क्वांटिटी है कितनी, क्वांटिटी 100, क्वांटिटी देखो कितनी है मेरे पास, क्वांटिटी हम बेच रहे हैं 120। तो अगर मैं 120 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। तो ये पर यूनिट आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सेलिंग प्राइस को एक्स मान लूं माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल, 1,80,000। टोटल कंट्रीब्यूशन है मेरा 1,80,000, 120 यूनिट से। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 120, ये आ रहा है 1,500। तो इसका मतलब मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, हाँ जी 3,500। चलो नोट कर लो फटाफट। तो मेरा आंसर इसमें गलत है, मेरा आंसर जो होगा, हाँ जी वो होगा
डी, ये भी ठीक कर लेना, आंसर होगा डी। चलिए हाँ जी, देखिए 104, इसमें कहता है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सेल्स राइज एट इंक्रीज रेट। ग्रोथ में, जब ग्रोथ होती है तभी तो सेल्स बढ़ती है और तेजी से बढ़ती है। भाई इंट्रोडक्शन में क्या होता है, अभी तो लोग जानते हैं पहचानते हैं, है ना, मतलब हम तो अभी मार्केट में एंटर हुए हैं, तो सेल तो अभी हमारी धीरे 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 होगी, ठीक है। मैच्योरिटी पर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और इसमें घटनी शुरू होती है, तो ग्रोथ पर ही तो बढ़ेगी। चलिए, द फॉलोइंग टास्क आर एसोसिएटेड विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब ध्यान से देखो, एबीसी में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करते हो। कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं, एलोकेशन बेस, कि आपको ये खर्चा किस रेट पर बांटना है। जैसे इंस्पेक्शन है ना, तो नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटना है, समझ गए। डिज़ाइन का खर्चा है, ऑर्डर के हिसाब से बांटना है। पैकिंग नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से बांटना है, ठीक है। डिलीवरी नंबर ऑफ डिलीवरी के हिसाब से बांटना है। स्टोर्स का खर्चा है, ठीक है, नंबर ऑफ रिक्विजिशन के हिसाब से बांटना है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो किस हिसाब से बांटना है, तो ये तो हो गई मेरी सबसे पहली, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट पूल बनाते हैं कि भाई सारे ओवरहेड लिख लेते हैं, ठीक है, टोटल नंबर, फिर कॉस्ट ड्राइवर, फिर कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालते हैं, तो इसको कॉस्ट पूल बोलते हैं। तो ये सेकंड हो गया मेरा, ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। फिर कॉस्ट रेट यानी पूल रेट, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हो कॉस्ट ड्राइवर से, तो कॉस्ट पर एक्टिविटी आ जाता है, फिर प्रोडक्ट पर चार्ज कर देते हो। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो मेरा आंसर हो गया ए। क्लियर है बेटा। चलिए अब ध्यान से समझना, ये कहता है एटी रॉक्सिल लिमिटेड कॉस्ट ऑफ पर्सोनल डिपार्टमेंट हैज ऑलवेज बीन चार्ज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉय। मतलब जो लेबर डिपार्टमेंट का खर्चा है वो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से बांटते हैं प्रोडक्शन को। रिसेंटली ओपिनियन गैदर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर्स इंडिकेट दैट, ध्यान से, नंबर ऑफ न्यू हायर माइट बी बेटर प्रिडिक्टर ऑफ पर्सनल कॉस्ट। ये क्या कह गया कि जो अभी हमने वर्तमान में हमारी राय है कि जो नई हायरिंग है ना, न्यू हायरिंग, वो मेरा बेस बनेगा, ठीक है। चलो, तो पर्सनल डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, 3 लाख, और न्यू हायरिंग कितने हैं टोटल, सी में 10, 32, 8, इनको कोई मतलब नहीं, न्यू हायरिंग बेस बनेगा 50। तो इफ द नंबर ऑफ न्यू हायर इज कंसिडर्ड कॉस्ट ड्राइवर, क्या कॉस्ट होगी जो डी को एलोकेट करेंगे, तो 3 लाख का खर्चा 50 हायरिंग के लिए, एक हायरिंग पर कितना हो गया, 6,000। तो डी में कितनी हायरिंग है, 30, कितना हो गया, 1,92,000। बोलो समझ आ गया। सेम ही है, बिल्कुल सेम है, बस फिगर चेंज है, ठीक है। कितने हो गए, 15 और 5 20 और 10 30, तो 30 हायरिंग पर 3 लाख, एक पर कितना 10,000, और 15 पर कितना 1.5 लाख, ठीक है बेटा। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, एलोकेशन बेस। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, एलोकेशन बेस, जिस आधार पर बांटते हो, यानी वो एलिमेंट दैट कॉज ए चेंज इन द एक्टिविटी। ये मतलब हुआ दैट वुड कॉज ए चेंज इन द कॉस्ट एक्टिविटी। इस आधार पर एक्टिविटी चेंज होती है ना, ज्यादा बेस होगा ज्यादा खर्चा आएगा। एबीसी, हाँ जी, एबीसी का मतलब क्या हो गया बताओ, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को ठीक आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से ही हम ये बता पाते हैं कि जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा एक्टिविटी होती है वहाँ ज़्यादा खर्चा, तो सही प्रॉफिट आता है। कॉस्ट को असाइन करते हैं, बिल्कुल ठीक। रिकॉग्नाइज करते हैं कॉज रिलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर टू एक्टिविटी, मतलब कि जिस एक्टिविटी में कॉस्ट ड्राइवर ज़्यादा हो वहाँ पर खर्चा ज़्यादा, तो तीनों हो गए हमारे, यानी डी आंसर, ठीक है, राइट भाई। चलिए,
प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सबसे पहले एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करोगे, उसकी कॉस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट, फिर कॉस्ट ड्राइवर, फिर कॉस्ट प्रोडक्ट पर एलोकेट कर दोगे, यानी सी। ठीक है, चलिए देखो क्या कहता है। पी ऑपरेट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम टू एट्रीब्यूट इट्स ओवरहेड कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन बजट फॉर द ईयर। ईयर की बात कर रहा है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू प्लेस 2895 परचेज ऑर्डर एट ए कॉस्ट ऑफ दिस। ठीक है, 1,10,010 की बजटेड कॉस्ट है और मैं इतने ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो यहां से समझ आ गया कि, और ये ईयर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड ऑर्डर, तो रिकवरी रेट आ जाएगा। इतना कर लेते हैं पहले एक एक करके। हाँ जी, क्या कहा हमने, बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। तो बजटेड कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 1,00,000, हाँ जी 10,010, और 2895। ठीक है, हाँ जी 2895। तो ये कितना रेट आ गया मेरे पास, डिवाइड कर दो। ये आ गया 38 रुपए पर ऑर्डर रिकवरी रेट। कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, इसको बोलते हैं रिकवरी रेट। ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर मैंने कितने प्लेस करे, अब एक्चुअल ऑर्डर देखो मैंने कितने प्लेस करे। हाँ जी, अब ये कहता है 13 4 वीक पीरियड का मतलब साल भर। अब 4 वीक, एक हफ्ते की बात कर रहा है, 210 मैंने ऑर्डर प्लेस करे हैं और इतनी कॉस्ट आई। तो अब चाहे उस साल में, ठीक है 30 जून 2021 को ख़त्म हो रहा है तो वो सेम ईयर है। तो अब हम ये कहेंगे, हाँ जी कितने ऑर्डर प्लेस करें मैंने एक्चुअल में, ऑर्डर कितने प्लेस करें वो देख लो। ऑर्डर मैंने प्लेस करे हैं 210 और कितनी कॉस्ट आई 7,650। तो 210 ऑर्डर का कितना खर्चा रिकवर्ड होगा, 210 ऑर्डर का 38 रुपए के हिसाब से खर्चा कितना रिकवर्ड होगा, 7,980 रुपए रिकवर्ड होंगे। ठीक है, और एक्चुअल में मैंने कितने पे करे, एक्चुअल हमारे कितने हुए, हाँ जी एक्चुअल में हमारे कितने खर्च हुए हैं वो देख लो, 7,650। तो इसका मतलब 330 रुपए हमारी क्या कहलाई, ओवर रिकवरी। ठीक है, तो 330 हमारी ओवर रिकवरी हो गई। चलिए नोट कर लो। तो ये 330 किस पर आ रहा है, ए पर, तो आंसर हो गया आपका ए। फ्रीज कर देना। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाओ। ठीक है, ट्विन लिमिटेड यूजेस जस्ट इन टाइम एंड बैक फ्लश अकाउंटिंग, मतलब जस्ट इन टाइम फॉलो कर रहे हैं। ओके, इट डज नॉट यूज रॉ मटेरियल स्टॉक कंट्रोल अकाउंट, यानी रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं रखते हम, तो जस्ट इन टाइम का मतलब यही है। अब कह रहा है कि सितंबर वाले महीने में 10,000 यूनिट वर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, हमने 10,000 यूनिट बनाए और बेचे। द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज 150 रुपीज विच इंक्लूड्स मटीरियल 60 रुपए।
अच्छा, सितंबर में ही 9,90,000 रुपये कन्वर्शन कॉस्ट है। कन्वर्शन कॉस्ट पता क्या होती है? कन्वर्शन कॉस्ट वो कॉस्ट जो मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होती है। जैसे लकड़ी खरीदी, चेयर बना रहे हो, तो चेयर की कॉस्ट माइनस लकड़ी की कॉस्ट, दैट इज कन्वर्शन कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट माइनस मटेरियल कॉस्ट, मतलब मटेरियल के अलावा जो कॉस्ट होगी, लेबर एंड ओवरहेड, वो कहलाएगा कन्वर्शन। कन्वर्शन कॉस्ट किसके बराबर होगी? लेबर एंड ओवरहेड। चलिए, अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब क्या कहोगे? हाँ जी, सबसे पहले आप ये कहोगे कन्वर्शन कॉस्ट किसके बराबर होती है? कन्वर्शन कॉस्ट ये बराबर होती है लेबर प्लस ओवरहेड्स। ओके, और टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी भाई? मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि कन्वर्शन में मटेरियल शामिल नहीं होती, प्लस लेबर एंड ओवरहेड यानी कन्वर्शन कॉस्ट। ओके, चलो बताओ फटाफट। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी कह रहा है वो? 60 रुपये। मटेरियल कॉस्ट है 60 रुपये पर यूनिट, 1000 यूनिट की। कन्वर्शन कॉस्ट है मेरी 9,90,000। तो टोटल कितनी हो गई? जोड़ दो, ये हो गई 10,000 यूनिट है, सॉरी 6 लाख, तो ये हो गई 15,90,000। यानी मेरा आंसर आ गया सी। फटाफट नोट करो जल्दी, क्विक। इज नॉट सुटेबल फॉर जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि जैसे ही मटेरियल आए वैसे ही प्रोडक्शन में भेज दें, रॉ मटेरियल का स्टॉक ना रखें। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले करूंगा मैं सर्विस। सर्विस में तो जस्ट इन टाइम की बात मतलब होता ही है, क्योंकि सर्विस में तो स्टॉक होता ही नहीं है, ठीक है। प्रोसेस में जस्ट इन टाइम लगेगा, क्यों? जैसी माल आएगा प्रोसेस में भेज देंगे, पहले प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट। जॉब का मतलब होगा कि हम कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से बनाते हैं, तो भाई जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा तो रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे देंगे, तो स्टॉक में क्यों रखोगे। हाँ, बैच प्रोडक्शन में क्या होता है? लॉट वाइज प्रोडक्शन। जैसे दवाइयाँ बनती हैं, समझ रहे हो भाई, दवाइयाँ लॉट में बनती हैं। क्या आपने देखो मेडिसिन होती है ना, आप कोई भी मेडिसिन खरीदो बाजार से, पीछे लॉट लिखा होता है, लॉट साइज। बिस्किट बनाते हैं लॉट में, तो ये एक लॉट बनता है। तो जब एक लॉट में बनाते हो ना, तो आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, तो जस्ट इन टाइम एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी आंसर हो गया ए। तो लॉट में जब प्रोडक्शन रखोगे देन यू हैव टू मेंटेन सम रॉ मटेरियल, ठीक है। तो जब रॉ मटेरियल रखोगे तो फिर जस्ट इन टाइम आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। जस्ट इन टाइम रिलेट्स टू, हाँ जी, किसके लिए है? इन्वेंट्री के लिए और प्रोडक्ट हैंडलिंग के लिए। बस रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं रखोगे और फिनिश गुड्स का स्टॉक भी नहीं रखोगे, ठीक है। डिलीवरी सिस्टम थोड़ा ना रखोगे, सही, वो जस्ट इन टाइम में थोड़ा ना आता है, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ना आता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं रखोगे और फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं रखोगे, तो आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। चलिए, ये सेम ही था 116। द कंपनीज दैट वुड बेनिफिट फ्रॉम बैक फ्लश कॉस्टिंग इंक्लूड कंपनी, ये कहता है वो कंपनीज विच दैट वुड बेनिफिट फ्रॉम बैक फ्लश कॉस्टिंग, जिनको बेनिफिट होगा बैक फ्लश कॉस्टिंग से। किसको बेनिफिट होगा बैक फ्लश कॉस्टिंग से भाई? हाँ जी, बैक फ्लश कॉस्टिंग का मतलब समझते हो ना, जिसमें हम रिवर्स एंट्री करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जितना मटेरियल आया उतना प्रोडक्शन में चला गया, जितना माल बना उतना बिक गया, तो हम रिवर्स एंट्रीज पास करते हैं, यानी फास्ट मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम हो, ठीक है भाई। जिनका इन्वेंट्री वेरी कर देगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, तो वहाँ तो बैक फ्लश नहीं हो पाएगा, ठीक है। कंपनीज दैट रिक्वायर ऑडिट ट्रायल, वो भी नहीं। तो इसका मतलब फास्ट मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हमारे लिए सही है, वो बैक फ्लश में बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, कानबान जैपनीज सिस्टम अंडर जस्ट इन टाइम अप्रोच एंश्योर्स। कानबान क्या होता है? कानबान ये होता है कि आपको
ये इंडिकेशन दे दे कि अगला प्रोसेस ये इंडिकेशन दे दे कि भैया मटेरियल खत्म होने वाला है, आप ऑर्डर दे दो, ठीक है। तो इसका मतलब जहां पे कॉन्टिन्यूस सप्लाई होता है, लगातार सप्लाई होता रहे, वहां कानबान सिस्टम हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया मेरा ए। चलिए, बैक फ्लश कॉस्टिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड कब? जब जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री फिलॉसफी हैज बीन अडॉप्टेड। तो जस्ट इन टाइम के साथ में होता है ये नहीं, ना कि मैनेजमेंट डिजायर सीक्वेंशियल ट्रैकिंग। कंपनी कैरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, ये तो हो ही नहीं सकता, जब स्टॉक होगा तो बैक फ्लश कैसे हो जाएगा? एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट आर डेबिटेड टू WIP, इनका कोई मतलब ही नहीं। तो बेसिकली बैक फ्लश तो जस्ट इन टाइम के साथ ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है भाई। बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग समझते हो ना क्या होता है? बेंचमार्किंग का बेसिक मतलब समझो जरा फटाफट से। इसका मतलब होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोसेस को, अपने काम करने के तरीके को वर्ल्ड की बेस्ट क्लास कंपनी से कंपेयर करते हैं और डेविएशन नोट करते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, मैं कैसे कर रहा हूं, है ना। डिफरेंस को हम नोट करते हैं और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो कहलाता है बेंचमार्किंग। यानी कंपैरिजन ऑफ आवर प्रोडक्ट, आवर सर्विसेज विद द वर्ल्ड बेस्ट क्लास कंपनीज and ensure that the deviations are noted carefully and such deviation should be improved gradually। समझ में आ गई बात कि भाई हम अपने आप को बहुत अच्छे से कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं यार हम कितनी दूर खड़े हुए हैं, हमें तो बहुत कमियां हैं, तो हम धीरे धीरे उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके को, इस प्रोसेस को, इस बात को बोलते हैं बेंचमार्किंग। समझ आ गई होगी बात, ठीक है। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बताओ। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल। ये तो है नहीं कि भैया एक बार देखा कहानी खत्म, कोई फिल्म थोड़ा ना है कि एक बार देख ली, है ना। तो ये तो बार बार आप देखोगे, पहली बार नोट डाउन किया, अच्छा ये इंप्रूवमेंट हो गया, फिर देखो कंपैरिजन करो, फिर नोट डाउन करो, फिर उसको इंप्रूव करो। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक। द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग टारगेट यूजिंग एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, बाहर की इंफॉर्मेशन यूज करके आप अपने आप टारगेट सेट करोगे, बिल्कुल ठीक। मेथड टू प्रोवाइड परफॉर्मेंस, बिल्कुल ठीक, कि आप देखोगे कि भैया बाहर वाले कितना अच्छा कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपने आप को धीरे धीरे जब इंप्रूव करोगे तो परफॉर्मेंस असेसमेंट करते जाओगे ना, यानी डी कहलाया आंसर। समझ आ गई बात? चलिए, एक कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स पैकेजिंग मशीन। हम क्या करते हैं? बनाते हैं और बेचते हैं। क्या बेचते हैं? पैकेजिंग मशीन। इट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू रिफाइन एग्जिस्टिंग सिस्टम। हम क्या कर रहे हैं? ABC को फॉलो कर रहे हैं। ईच पैकेजिंग मशीन रिक्वायर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 50,000 रुपये, 50 इक्विपमेंट पार्ट्स, 12 मशीन आवर्स, 15 असेंबली लाइन आवर्स, 4 इंस्पेक्शन आवर्स। तो ये हमारे क्या है? बेसिकली इतने हम यूज़ करेंगे, 50 तो पार्ट्स यूज़ करेंगे एक पैकेजिंग मशीन में, एक पैकेजिंग मशीन में 12 घंटे, 15 असेंबली घंटे और 4 इंस्पेक्शन के आवर्स। डिटेल अबाउट द कॉस्ट पूल एलोकेशन कॉस्ट, ये आपको दे रखी है। ये कॉस्ट पूल है। मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा कैसे बांटा होगा? पार्ट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स, यानी टोटल मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा टोटल पार्ट से डिवाइड करा होगा, तो आया 8 रुपये पर पार्ट। इसको बोलते हैं कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। मशीनिंग का खर्चा कैसे बांटा होगा? मशीन आवर्स, टोटल मशीन का खर्चा टोटल मशीन आवर से डिवाइड करा होगा, तब आया होगा 68 पर मशीन आवर। टोटल असेंबली का खर्चा टोटल असेंबली लाइन आवर से डिवाइड करा होगा, तो आया होगा 75 रुपये पर आवर। टोटल इंस्पेक्शन का खर्चा इंस्पेक्शन आवर से डिवाइड करा होगा, तो आया होगा 104 रुपये पर आवर। ठीक है बेटा। कंपनी हैज़ रिसीव्ड 40 पैकेजिंग मशीन। अब बताओ, जब 40 मैंने यूज़ कर ली, मतलब 40 का मेरे पास ऑर्डर आया है, तो 40 पर कितनी कॉस्ट आएगी? ठीक है बेटा। एक बनाने में कितनी कॉस्ट है? एक पैकेजिंग में क्या क्या रिसोर्स हैं? अच्छा पूछ क्या रहा आपसे ध्यान से, यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट कॉस्ट
तो इसका मतलब मटेरियल नहीं लेना है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट कॉस्ट पूछ रहा है, यानी मटेरियल मुझे शामिल नहीं करना है। तो ये समझ लो, एक प्रोडक्ट बनाने में, एक पैकेजिंग में कितने रिसोर्स लग रहे हैं? 50, 12, 15, 4। तो एक पार्ट्स के 8 रुपए, तो 50 × 8 हो गए, ठीक है। एक में 12 मशीन आवर्स, एक में 12 मशीन आवर्स, 68 रुपए पर मशीन आवर। एक में 15 असेंबली लाइन और 75 रुपए पर। एक में 4 इंस्पेक्शन आवर्स, तो 104। ये कॉस्ट आ जाएगी एक की, कैलकुलेटर लेगा, ये कॉस्ट आ जाएगी एक की। ये आ रही है ना, ये एक की कॉस्ट आ गई, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास डी। बोलो समझ आ गया? चलिए, बेंच मार्किंग वही रिपीट हो गया, डी है, ठीक है। फ्रीज कर देना। चलिए बेटा, अब हम करते हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग। देखो, थ्रूपुट अकाउंटिंग में आपको पता ही है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट था उसको रिवाइज करना चाहते थे। क्यों? कि लेबर मेजर पार्ट फिक्स्ड होती है, अनलेस अनटिल कि हम उसको पर यूनिट पेमेंट ना करें। ध्यान से समझना, अगर मैं लेबर को पर यूनिट पेमेंट कर रहा हूँ तब तो वेरिएबल है, ठीक है। हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि लेबर आज के डेट में लेबर एजेंसी वालों से अपॉइंट होते हैं और वो हमेशा ये कहते हैं कि आप कम से कम 1 साल के लिए बॉन्ड भरो, यानी लेबर को हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी परमानेंट नेचर। तो जब लेबर फिक्स्ड है तो लेबर से काम कराओगे, समझ रहे हो, तो मशीन भी चलवाओगे, यानी वो भी कहीं ना कहीं फिक्स्ड हो गई। तो यानी लेबर एंड ओवरहेड हमारी कन्वर्शन कॉस्ट क्या हो गई? फिक्स्ड। केवल रहा मटेरियल वेरिएबल। तो सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, क्या? मटेरियल, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आएगा। अब मार्जिनल में कंट्रीब्यूशन किया था वेरिएबल कॉस्ट सारी, तो यहां फिर मिक्स हो जाएगा, इसलिए हमने इसको नाम दिया थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। यानी सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट क्या देते हैं? थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। पर अब दूसरी बात आती है कि थ्रूपुट कॉस्ट है ना, तो यानी उस पीरियड में कितना खर्चा आ रहा है। सिंपल सी बात है, देखो ये कहता है ए फैक्ट्री ऑफ रोगो हैज द की रिसोर्स, बॉटल ने कभी समझा दूंगा, ठीक है। यानी 48,000 मिनट मेरे पास उपलब्ध है। अच्छा, एक प्रोडक्ट को बनाने में 6 मिनट का टाइम चाहिए और हमने 5,000 यूनिट बनाए थे और फैक्ट्री कॉस्ट कितनी हुई मेटेरियल के अलावा? 1,20,000। तो मटेरियल के अलावा जो कॉस्ट होती है उसको थ्रूपुट कॉस्ट ही कहते हैं, ठीक है। तो थ्रूपुट कॉस्ट कितनी होगी? अब कहते हैं कि लास्ट ईयर थी ना, ये लास्ट पीरियड में, लास्ट वीक में, ठीक है। तो पर वीक कितनी होगी इस हिसाब से? तो 1,20,000 रुपये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट थी, कितने घंटों के लिए? 48,000 मिनट के लिए उपलब्ध थे। तो एक हमने कितने बनाए थे? अब ध्यान से देखो, ये तो फैक्ट्री में है ना, ये पूछ रहे थ्रूपुट कॉस्ट पर वीक का मतलब प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो हम नॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब वो कहता है कि 48,000 मिनट उपलब्ध है हमारे पास, ठीक है। 48,000 मिनट उपलब्ध हैं और मैं कितने प्रोडक्ट बना रहा हूं उसमें? 5,000 यूनिट। तो 5,000 यूनिट के लिए मेरे पास, हाँ जी, टोटल मिलाकर तो 48,000 यूनिट मिनट ही हैं और खर्चा कितना आ रहा है मेरा? 1,20,000। इसका मतलब 1 मिनट पर मेरा खर्चा कितना आ रहा है? 2.5 रुपये। तो 5,000 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा? 30,000 मिनट। उस पर खर्चा कितना आएगा, ठीक है। तो मैं आपको सिस्टम से समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम इसमें? सबसे पहले निकालते हैं हम मतलब थ्रूपुट कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट, यानी कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट निकाल लो, कॉस्ट निकाल लो पर फैक्ट्री मिनट। यानी फैक्ट्री में 1 मिनट पर कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो देखो फैक्ट्री में 1 मिनट पर कितना खर्चा आ रहा है, बताओ।
फैक्ट्री में खर्च कर रहे हैं हम कितने, 1,20,000 और 48,000 मिनट, 1,20,000 का खर्चा और 48,000 मिनट, तो ये हो गया मेरा 2.5 पर मिनट। अब प्रोडक्ट ए को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, प्रोडक्ट ए को बनाने में टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, राइट। हाँ जी, कितना टाइम लग रहा है मिनट में, मिनट ऑफ थ्रूपुट, फॉर द वीक। कितने बनाए मैंने, ए के 5,000, एक बनाने में कितना टाइम लग रहा है, एक बनाने में 6 मिनट, तो इसका मतलब 30,000 मिनट लग रहे हैं, यानी टोटल तो मेरे पास 48,000 मिनट हैं, जिसमें से 30,000 मिनट ए में लग रहे हैं, तो ए में कितना खर्चा आएगा ये बताना है। तो थ्रूपुट कॉस्ट कितनी होगी, फॉर द वीक 30,000 मिनट इंटू 2.5 रुपये पर मिनट, यानी 75,000 रुपये, 30,000 मिनट हो गए और 2.5 रुपये पर मिनट हो गया। तो क्या आंसर आया वो देख लो हम, ठीक है, नोट करो फटाफट जल्दी से। तो आंसर हो गया मेरा सी, आंसर कौन सा हो गया, सी। चलो रोकना। देखो अच्छा, बॉटलनेक का मतलब मैं बताऊं, बॉटलनेक का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्स, स्कैरसिटी। फिर ये वर्ड कहां से आया, वर्ड कहां से जनरेट हुआ, बॉटल समझते ना, बोतल, पानी की बोतल है ना। अब बोतल में आपने देखा होगा सबसे कम पानी कहां पर आता है, बॉटल में सबसे कम पानी उसके नेक पर आता है ना। तो हम यही कहना चाहते हैं, कंपनी में अगर मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं तो उसको बोलते हैं बॉटलनेक एक्टिविटी, यानी सबसे कम। तो जो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं उनको थ्रूपुट अकाउंटिंग में क्या नाम देते हैं, बॉटलनेक, लिमिटेड रिसोर्स, इतनी सी बात है, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्स का पर्पस क्या होता है, यूटिलाइज द लिमिटेड रिसोर्स इन ऑप्टिमम मैनर, यानी अपने रिसोर्स को जो लिमिटेड है वहां लगाओ जहां से थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आ रहा है, समझ गए नहीं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा वो सबसे पहले अगर आप बेचोगे तो हायर कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है प्रोड्यूसिंग मोर नॉन बॉटलनेक आउटपुट, यानी वो प्रोडक्ट बनाओ जो रिसोर्स कम लिमिटेड है, मतलब ज्यादा बनाओ, कौन सा, नॉन बॉटलनेक आउटपुट। तो अगर नॉन बॉटलनेक आउटपुट आप ज्यादा बनाओगे तो क्या होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा आपका, नहीं, क्रिएट मोर इन्वेंट्री, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं होगी, बॉटलनेक की डिमांड ज्यादा होगी ना, बट कोई थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन भी नहीं बढ़ेगा। तो आंसर हो गया आपका बी। भाई बॉटलनेक एक्टिविटी का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स है तो उसकी जितनी मैक्सिमम डिमांड है वहां तक बनाओगे, मैक्सिमम डिमांड है वहां तक बनाओगे तो स्टॉक नहीं बचेगा। अब नॉन बॉटलनेक बनाओगे तो इसका मतलब होगा कि वो प्रोडक्ट बनाओगे जिसमें थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कम आएगा, तो उसको नॉन बॉटलनेक बोलेंगे। नॉन बॉटलनेक का मतलब होगा जिसमें थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कम आएगा, है ना, और अननेसेसरी डिमांड होगी, तो जिसमें थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कम आएगा और डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी या कम होगी, क्या करना चाहते हो बताओ, मतलब डिमांड इसकी कितनी होगी, बहुत कम होगी, तो स्टॉक बच जाएगा अननेसेसरी, कोई फायदा नहीं और कंट्रीब्यूशन भी नहीं अचीव होगा, इसलिए नॉन बॉटलनेक को मत बनाओ। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं बना लूं तो क्या होगा, बना ले भाई, जब बस सुन मारी, तो स्टॉक बच जाएगा क्योंकि डिमांड नहीं है इसकी और कंट्रीब्यूशन भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलिए रुकना। देखिए द्याम लिमिटेड ऑपरेट थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट डी पर यूनिट,
सेलिंग प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्शन कॉस्ट, टाइम ऑन बॉटलनेक रिसोर्स। बॉटलनेक रिसोर्स का मतलब लिमिटेड रिसोर्स, यानी एक प्रोडक्ट बनाने में 10 मिनट लगेंगे। रिटर्न पर आवर क्या होगी? रिटर्न पर आवर कैसे निकालते हो? हाँ जी, ध्यान से समझना मेरी बात को। रिटर्न पर आवर, ठीक है, हम निकालेंगे रिटर्न पर आवर। हम क्या निकालेंगे? रिटर्न पर आवर। कैसे निकालोगे? 1 घंटे में। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, सिंपल सी बात है, कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर आवर। तो कैसे निकालोगे? थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक बनाने में कितना टाइम लग रहा है, एक को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, यानी टाइम टेकन, चेंज कर दूं, टाइम टेकन फॉर 1 यूनिट। ठीक है बेटा, चलिए अब थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब मटेरियल, तो बताओ फटाफट बताओ। सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, 60 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 10। हाँ जी, 60 सेलिंग प्राइस माइनस 24, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। एक को बनाने में 10 मिनट, हमें चाहिए पर आवर, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 36, 216। तो आंसर हो गया आपका, चलिए करो फटाफट। चलिए देखो, RRS मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज विंडो एक्सपीरियंसिंग बोटलनेक इन इट्स प्लांट। ठीक है, ध्यान से देखो। सेटअप टाइम एट वन ऑफ इट्स वर्क स्टेशन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द कल्प्रिट, मतलब दोषी है। मतलब हमें लग रहा है सेटअप टाइम सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, कमज़ोर कड़ी है। सबसे बड़ा दोष कहाँ पर आ रहा है? सेटअप टाइम में। यार वहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ करो। ए मैनेजर हैज़ प्रपोज्ड ए प्लान टू रिड्यूस सेटअप टाइम एट ए कॉस्ट, मतलब मैनेजर ने कहा मेरे पास एक प्लान है कि मैं 7,20,000 रुपये खर्च करके सेटअप टाइम को कम कर सकता हूँ। बता भाई, द चेंज विल रिजल्ट इन 800 एडिशनल विंडो, और सेटअप टाइम कम करेंगे तो लेबर का समय बचेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। वैसे ही रोने पड़ रहे हैं, बॉटल ने कम, मतलब वैसे ही रिसोर्सेज कम है, तो हम अतिरिक्त 800 और विंडो बना लेंगे। सेलिंग प्राइस है एक विंडो की 18,000, लेबर है 3,000 रुपये और मटेरियल है 7,000 रुपये। भले लेबर एक्सप्रेस्ड है पर विंडो, पर फिक्स मानी जाती है थ्रूपुट अकाउंटिंग में। ऑल यूनिट प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड, द चेंज, ध्यान से पढ़ना है, रिजल्ट इन इंक्रीज इन थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। ये नहीं पूछ रहा नेट बेनिफिट, ये नहीं पूछ रहा नेट बेनिफिट, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन में कितना इंक्रीज होगा। तो 800 और 800 और बनेंगी, 800 और बनेंगी। एक विंडो पर थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी? 18,000। सेलिंग प्राइस कितनी है? 18,000। और वेरिएबल कॉस्ट में केवल मटेरियल लोगे आप, लेबर नहीं लेते हम, तो ये कितना हो गया? 88 लाख। तो आंसर हो गया मेरा बी, सिंपल सी बात। हाँ, नेट बेनिफिट पूछता तो मैं क्या करता? 88 लाख माइनस 7,20,000, कि भाई 88 लाख का फायदा होगा 7,20,000 खर्च करके, वो आता नेट बेनिफिट। पर नहीं, वो कह रहा है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन में कितना इंक्रीज होगा? 88 लाख। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द थ्योरी ऑफ कांस्टेंट? थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन बॉटलनेक कोई तो थ्योरी ऑफ कांस्टेंट कहते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं बताओ? थ्योरी ऑफ कांस्टेंट रिकॉग्नाइज दैट लोअर इन्वेंट्री मीन्स स्लोअर रिस्पॉन्स टू कस्टमर। ठीक है बात हुई, मतलब अगर मैं स्टॉक कम रखूँगा, जो बनाया वो बेचो, जो बनाया वह बेचो ना, यानी कस्टमर से कम रिस्पॉन्स आ रहा है। नहीं नहीं, कस्टमर से तो पूरा रिस्पॉन्स आता है। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट रिकॉग्नाइज दैट लोअरिंग इन्वेंट्री डिक्रीज कैरिंग कॉस्ट, हाँ जी, एंड दस डिक्रीजिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंप्रूव नेट इनकम। स्टॉक कम रखोगे भाई, स्टॉक मतलब
इसका मतलब ध्यान से देखो, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट का मतलब यह है कि उस प्रोडक्ट पर आप सारे रिसोर्स लगाओ जहां से थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है, अप टू द डिमांड। ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है जैसे 3 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इसकी डिमांड मैक्सिमम 1000 है, 1000 है, 1000 है सपोज, है ना, और मान लेते हैं बी का थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आ रहा है, समझ रहे हो? तो ये मतलब नहीं है कि सारा बी बना दो। बी के कितने बना सकते हो? जितने रिसोर्सेज हैं। सर जी हम 3000 हम बना सकते हैं 2500, तो भाई 1500 बच जाएंगे। अरे भाई डिमांड से ज़्यादा थोड़ा ना बेच लोगे। तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन यानी थ्योरी ऑफ कांस्टेंट ये नहीं कहता, ये कहता है जिससे हायर आ रहा है डिमांड तक बेचो, बाकी रिसोर्स फिर नेक्स्ट रैंकिंग पर लगाओ, यानी स्टॉक मत रखो, ठीक है। इससे आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कम होगी और आपकी इनकम बढ़ेगी, यानी बी। बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। चलिए हाँ जी, ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। अंकित लिमिटेड ऑपरेट थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या कह रहे हैं? सेलिंग प्राइस 75 रुपये, मटेरियल कॉस्ट 30 रुपये, कन्वर्शन कॉस्ट सारी फिक्स्ड मानी जाती है इसमें। तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 45। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कितना हो गया आपका? 45। एक टाइम टू बॉटलनेक रिसोर्स कितना है? 10 मिनट, है ना। तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम, ये आ गया थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर मिनट, पर आवर चाहिए आपको। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर बॉटलनेक रिसोर्स पर आवर, तो ये आ जाएगा कितना? 270, यानी आंसर हो गया ए, ठीक है। चलिए ये सेम ही है, 129 सेम ही है। Cost per unit under throughput accounting and marginal costing are mainly difference because direct labor is considered fixed in throughput accounting। यही तो बताया आपको कि हम लेबर को फिक्स मान के चलते हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग में, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज में हम लेबर को फैक्ट्री गेट पर अपॉइंट नहीं कर पाते हैं। हमें लेबर कहाँ से मिलते हैं? लेबर एजेंसी से। लेबर एजेंसी वाले कहते हैं ये नहीं है कि मैं आपको 10 लेबर भेज दूंगा, कल हटा दो, फिर परसों भी आपको चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपको जो लेबर चाहिए कम से कम बॉन्ड भर के दो 6 महीने साल भर का, कि आप इससे पहले नहीं हटाओगे। तो लेबर को हम फिक्स मान के चलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या था? ओल्ड ट्रेडिशनल पार्ट है कि भाई फैक्ट्री गेट पर लगा दो एक बोर्ड पर कि हमें 10 लेबर चाहिए, जब काम हो जाए हटा दो, जब चाहिए रख लो। तो वो लेबर को वेरिएबल माना जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, बिल्कुल अभी भी है, बट मेजर पार्ट अगर लेबर का फिक्स चल रहा है हमारा, ठीक है, तो हम उसको थ्रूपुट अकाउंटिंग के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा आंसर होगा। चलिए ये हो ही गया, 131 हो गया, सेम है। 132 भी हो गया, 133 भी हो गया, रिपीट हो रहा है। ये भी हो गया, ये रिपीट है। ठीक है, चलो अब आते हैं इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, यानी हाँ जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। रुकना, चलिए बेटा, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। क्या कहते हैं? हायर द एक्चुअल आवर्स वर्कड, हाँ जी, लोअर कैपेसिटी यूसेज हो चुका है वैसे, है ना। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो क्या होती है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो बताओ, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय हाँ जी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपको देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ओवरहेड वाला पार्ट बता रखा है ना, डाटा फॉर ओवरहेड वेरिएंस। ध्यान देखो, बजटेड आवर्स लिखते हैं, एक्चुअल आवर्स लिखते हैं, एंड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ध्यान है, ये एफिशिएंसी वेरिएंस कहलाता है और ये कैपेसिटी वेरिएंस कहलाता है।
तो एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स क्या कहलाता है हमारा, करिए, ठीक है, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, ये हमारी कैपेसिटी रेशियो होती है। अब ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो जितना न्यूमरेटर ज़्यादा होगा आंसर ज़्यादा होगा, यानी डी। ठीक है, चलो अब ये कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड प्राइस है 7 रुपये 20 पैसे पर यूनिट, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड 1600, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 1450, मटेरियल प्राइस वेरिएंस परचेज पर 480, व्हाट इज द एक्चुअल परचेज प्राइस पर यूनिट। देखो प्राइस वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, प्राइस का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, है ना, यही कर दूं, हटा दो इसको, हाँ जी ये हटा देता हूँ, बताओ डिफरेंस ऑफ प्राइस, डिफरेंस ऑफ प्राइस है ना, मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, नॉर्मल होता है पर ये परचेज पर है तो परचेज बराबर 480 फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब प्लस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 7 रुपये 20 पैसे, एक्चुअल प्राइस नहीं मालूम, एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी परचेज करी है एक 1600, ये बराबर हो जाएगा 480। ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी मुझे अभी, बताओ कितना आ गया, बताओ बताओ, 7 रुपये 20 पैसे माइनस एक्चुअल प्राइस बराबर 480 डिवाइड बाई 1600, 480 डिवाइड बाई 1600 कितना हो गया 30 पैसे, तो 7 रुपये 20 पैसे माइनस 30 पैसे यानी 6 रुपये 90 पैसे, आंसर हो गया डी। बोलो समझ आ गई बात, चलिए ठीक है। हाँ जी अगला, इन ए फैक्ट्री वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज फॉलोड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंज्यूम्ड 1100 किलोग्राम ऑफ मटेरियल 8 रुपये फॉर प्रोडक्ट एक्स, रिजल्टिंग इन मटेरियल प्राइस वेरिएंस 200 फेवरेबल, यूसेज वेरिएंस 1000 एडवर्स, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। चलिए क्या कह रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंज्यूम्ड 1100 किलोग्राम ऑफ मटेरियल 8 रुपये के हिसाब से, ये हमारा कंज्यूम्ड हुआ है ना, ठीक है। चलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आ रहा है 2200 और यूसेज है 1000, तो देखो प्राइस प्लस यूसेज क्या होगा कॉस्ट वेरिएंस, ध्यान से देखो यहाँ कर दूँ मैं, यहाँ करता हूँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज, प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज 2200 फेवरेबल और ये माइनस का, तो 2200 माइनस 1000 सीधा कर दूं 1200 फेवरेबल, प्राइस वेरिएंस 2200 प्लस और ये माइनस का 1000, तो नेट आ गया 1200 फेवरेबल, क्योंकि फेवरेबल ज़्यादा है तो प्लस हो गया। कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, हमें क्या चाहिए स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। चलिए तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है मुझे, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 1100 किलोग्राम का मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, एक्चुअल कंज्यूम्ड एट एक्चुअल रेट 8800, भाई 1100 किलोग्राम कंज्यूम हुआ 8 रुपये के हिसाब से, तो एक्चुअल कॉस्ट हो गई, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी बोलो, ये जरा जाके 10,000, आंसर हो गया डी। ठीक है करो, चलिए ये कहता है ए बी लिमिटेड यूज ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू डायरेक्ट लेबर फॉर प्रोडक्ट एक्स, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 8 रुपये, एक्चुअल रेट 8 रुपये 40 पैसे, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 2000, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है 1600, व्हाट आर एक्चुअल आवर्स वर्क, तो लेबर एफिशिएंसी क्या होती है व्हाट द रिसोर्स वी शुड कंज्यूम स्टैंडर्ड आवर्स, व्हाट द रिसोर्स वी एक्चुअली कंज्यूम्ड, कितने घंटे काम होना चाहिए कितने घंटे काम हुआ स्टैंडर्ड रेट से,
ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है माइनस का, एडवर्स है तो माइनस। स्टैंडर्ड आवर्स, हाँ जी बताओ, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 2000 घंटे, जो काम किया वो 2000 घंटे में हो जाना चाहिए, ठीक है। कितने घंटे में हुआ मुझे नहीं पता, वो निकाल लूंगा मैं। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 8 रुपये, तो कितना आ गया ये 2000 माइनस एक्चुअल आवर्स, ये डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो कितना हो गए, ये प्लस हो जाएगा 2200, एक्चुअल आवर्स हो गए 2200। समझ आ गया बेटा? चलिए देखिए, ये कहता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फॉलो कर रहे हैं। बजटेड कॉस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। सुपरवाइजर कॉस्ट पूल 5000 यूनिट बनाओगे, ठीक है। बजट है ये 75 एम्प्लॉय रखोगे और बजटेड कॉस्ट कितनी है, 7500। एक्चुअल कॉस्ट 5500 यूनिट बनाए, 77 एम्प्लॉय रखे और ये कॉस्ट आई, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे वो, व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट वेरिएंस। टोटल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट वेरिएंस होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यही तो होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, हाँ जी 7500 बजटेड कॉस्ट है 5000 यूनिट की, ठीक है, यही तो होगा। तो 7500 की कॉस्ट बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, है ना। तो ये कॉस्ट पर यूनिट हो गई, मल्टीप्लाई एक्चुअल कितने बनाए मैंने 5500, और 5500 की कॉस्ट कितनी आई 8085। चलो देखो कितना आ रहा है जरा एक बार। हाँ जी, ये आ रहा है आपका 165, ये आंसर हो गया मेरा बी, ठीक है। ये आंसर आ रहा है मेरा 165, ठीक है, दैट इज फेवरेबल, तो आंसर हो गया बी। इसका कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का, ठीक है। चलिए, द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंपनी। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है कि पार्ट में निकाला हुआ, सारी डिटेल नहीं दे रहे, जो जो चाहिए वो दे रहे हैं। बजटेड ओवरहेड 10,000, फिक्स्ड है 6,000, वेरिएबल है 4,000, बजटेड ओवर्स 2,000, एक्चुअल ओवरहेड इसमें, ठीक है, ये एक्चुअल ओवर्स, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। चलिए यहाँ लिख दूँ, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होगी, यानी बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इसका मतलब होता है बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और इसका मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो जो बनाया उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, कितनी है, बनाया कितना है आपने, बनाया कितना है, हाँ जी 2100 घंटे काम किया है, ठीक है। ध्यान से देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन मेरे पास नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जितना बन जाना चाहिए उतना बनाया। अच्छा, बजटेड कॉस्ट कैसे निकालोगे फिर, वेरिएबल 4,000 रुपये का खर्चा आना चाहिए 2,000 घंटों के लिए, रुकना, हाँ जी देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम ये मान के चलते हैं कि एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रखा, तो इसका मतलब 2,000 घंटे काम होना चाहिए, तो मान के चलेंगे 2,000 घंटे में 2,000 बन जाने चाहिए, यानी 2100 घंटों में 2100 बने,
ये मान लो, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आएगी हमारे पास, 4000, 2000 की, तो 2100 की कितनी, ये आ जाएगी। 2100 को बनाने में वेरिएबल ओवरहेड कितने आने चाहिए, 2000 को बनाने में 4000, तो 2100 को बनाने में कितने, और आई कितने 4300, तो 100 रुपये एडवर्स हो गया वेरिएबल ओवरहेड। अब आ जाओ फिक्स्ड ओवरहेड। हाँ जी, डाटा बना लो। बजटेड ओवर्स, बजटेड ओवरहेड, रिकवरी रेट, बजटेड ओवरहेड है 6000, बजटेड ओवर्स हैं 2000, रिकवरी रेट आ गया 3 रुपये। स्टैंडर्ड ओवर्स कितने होंगे, 2100 को बनाने में कितने घंटे चाहिए, एक को बनाने में 1 घंटा, तो 2100 को बनाने में 2100 घंटे, 2100 इंटू 3, 6300 रिकवर्ड हो गए। रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, ये होगा कॉस्ट वेरिएंस। तो 100 रुपये और 200 रुपये, बोलो समझ आ गया। ये कहलाया मेरा डाटा फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये मान के चलो कि 1 घंटे में 1 यूनिट बन जाना चाहिए। देखिए 143 क्या कहता है, एक कंपनी यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, बजट दे रखा है, आउटपुट और सेल, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल में सिंपल पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, फालतू के डाटा दे रखे हैं। अरे भाई जब सेल प्राइस पूछ रहा है तो क्या होगा, डिफरेंस इन प्राइस, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। कॉस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कितने रुपए में बेच रहे हैं 26 में, और एक्चुअल 31, क्वांटिटी सोल्ड 8200, ठीक है। तो ज़्यादा महंगा बेचना तो फेवरेबल, सेल्स में अगर माइनस आता है तो फेवरेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं कि माइनस आ रहा तो एडवर्स, नहीं, सेल में माइनस आता है तो फेवरेबल, क्योंकि ज़्यादा महंगा बेचेंगे तो अच्छी बात है, कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है, प्रॉफिट बढ़ाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कॉज ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ परचेज और अनइकोनॉमिकल साइज ऑफ परचेज ऑर्डर, ठीक है भाई। प्राइस वेरिएंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड और परचेज। तो अगर मैं मतलब मैंने कहा था आपको, हाँ जी, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ परचेज, परचेज की क्वांटिटी बदल जाएगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये होगा उतना प्राइस वेरिएंस ज़्यादा आएगा। फेलियर टू टेक एडवांटेज ऑफ सीज़न प्राइस, बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर आपने ऑफ सीज़न प्राइस जो सस्ता मिल रहा है उसका फ़ायदा नहीं उठाया तो महंगा खरीद लिया। चेंज इन बेसिक प्राइस, ठीक है, आपने प्राइस बेसिक प्राइस में चेंज ले आए, यानी सारे, ठीक है। वेरिएंस एनालिसिस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन एंड एनालाइजिंग द टोटल वेरिएंस टू एक्सप्लेन। हाँ जी, वेरिएंस एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करो, तोड़ो और एनालाइज करो टोटल वेरिएंस को, ताकि एक्सप्लेन हो हाउ मच ऑफ वेरिएंस इज कॉस्ड बाय यूजिंग रिसोर्स डेट आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड क्वांटिटी वेरिएंस। नहीं, ये नहीं ना, क्वांटिटी वेरिएंस का मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी, बस ये कहता है टोटल वेरिएंस नहीं ना। हाउ मच वेरिएंस इज कॉस्ड बाय यूजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्स बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड। रेट वेरिएंस नहीं, रेट का मतलब होता है प्राइस वेरिएंस, तो कोई भी नहीं है इनमें से। तो भाई टोटल वेरिएंस क्यों आता है, कॉस्ट कितनी आनी चाहिए कितनी है, ये कारण थोड़ा ना हुए हमारे कोई, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग की एलिमेंट, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ईच ऑफ द ऑपरेशंस, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करोगे कि भाई आपको इतना खर्चा करना चाहिए, फिर कंपेयर करोगे एक्चुअल से, मतलब वेरिएंस निकालोगे, एनालाइज करोगे, रिपोर्ट करोगे, यही तो होता है भाई। पहले स्टैंडर्ड सेट करोगे, फिर एक्चुअल से कंपेयर करोगे, और फिर डिफरेंस को नोट डाउन करोगे कि ये वेरिएंस क्यों आ रहे हैं ताकि दोबारा ना आए। तो ये ऑल ऑफ द अबव। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फैसिलिटेट्स द इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंट्स, सभी अकाउंट्स को एक सूत्र में बांध देता है ताकि रिकन्सिलेशन कॉस्ट और फाइनेंशियल का एलिमिनेट हो जाए, बिल्कुल ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्लान्ड कॉस्ट यानी बजटेड कॉस्ट डिटरमाइन ऑन साइंटिफिक बेसिस
एंड दे आर बेस्ड अपॉन सर्टेन एज्यूम कंडीशंस ऑफ एफिशिएंसी एंड, बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब है इस बात का कि साइंटिफिक बेसिस पर होता है और इस बात पर आधारित होता है कि जिस में काम करना है उनमें क्या चेंज होंगे उसको मद्देनजर रखते हैं। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लो मैं क्रिकेटर का एग्जांपल दूं कि एक क्रिकेटर एक्स है, इसने 5 मैचों में ये रन बनाए। पहले मैच में 100 रन बनाए, दूसरे में 110 बनाए, फिर 120 बनाए, फिर 90 बनाए, फिर 98 बनाए। तो अब आप ये कहोगे कि अगले मैच में कितने रन बनाएगा? सर लगभग 100 बनाएगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब कॉस्ट की बात भाषा में बात करते हैं तो दिस इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड। क्यों? अगला मैच किस कंट्री में होगा ये नहीं पता, हो सकता है ये सारे मैच उसकी होम कंट्री में हो, है ना। तो अगला मैच हो सकता है उसके विदेश की कंट्री में हो सकता है ये सारे मैच उसके फर्स्ट डाउन पर बैटिंग करने पर हो, अगला मैच में उसको छठे डाउन पर लेकर जाएं। समझ गए बात भाई? तो सर ये अगला मैच किस कंट्री में होगा, किस डाउन पर होगा उसकी बैटिंग, यानी वो सारे फैक्टर इफेक्ट करेंगे, तब जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, ये कह रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्लांट कॉस्ट जो साइंटिफिक बेसिस पर है, वो बेस किस पर है कि उन कंडीशंस पर और एफिशिएंसी पर, ठीक है, जिन कंडीशन में काम करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, देयर कंपैरिजन विद द एक्चुअल कॉस्ट एंड मेजरमेंट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टू देयर कॉस्ट एंड पॉइंट ऑफ, बिल्कुल ठीक है, कि भाई कंपैरिजन करना है एक्चुअल का स्टैंडर्ड से और फिर एनालाइज करना क्यों आ रहे हैं ताकि दोबारा ना आए। तो ये डी हो गया आंसर, ठीक है, सारी तो हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चलिए, इफ द एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन द स्टैंडर्ड, है ना, अगर मेरी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है वी कैन कॉल इट एडवर्स वेरिएंस, बिल्कुल ठीक है। अगर 100 रुपये की कॉस्ट आनी चाहिए 120 की आ गई तो लॉस एडवर्स हो गया। इफ़ द डिफरेंस इज लेस देन द स्टैंडर्ड, बिल्कुल ठीक है ये तो। इन केस ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट, अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा है एक्चुअल से, मतलब अगर हमने प्राइस देख लो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, आपने 100 रुपये में बेचना चाहिए था और 90 में बेचा, ठीक है, तो नुकसान हुआ, एडवर्स है, और उल्टा है तो फेवरेबल, यानी दोनों ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट आर इंटर रिलेटेड बट नॉट इंटरडिपेंडेंट। अब ध्यान से सुनो, इंटर रिलेटेड हैं, एक जैसी हैं दोनों, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? मैं समझाऊं। जब भी हम, ध्यान से सुनना, जब भी हम अनुमान लगाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, किस बेसिस पर अनुमान लगाते हो? पिछले साल के बेस पर, कि सर लास्ट ईयर मेरी कॉस्ट इतनी आई थी, अगले साल मेरी कॉस्ट इतनी आएगी, यानी कंपनी के पिछले पास्ट कंपनी के पास्ट डाटा को मद्देनजर रखते हुए आगे के पीरियड का अनुमान लगाना, आगे की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, उसको बोलते हैं बजटेड कॉस्ट। और जब हम अनुमान लगाते हैं इंडस्ट्री में कितनी कॉस्ट आ रही है, उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो एक तरह से इंटर रिलेटेड हुए, एक जैसे ही तो हुए, बट एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। समझ में आ गई? तो दोनों में फ़र्क टेक्निकली समझ में आ गया क्या? कि जब आप अनुमान लगाते हो कंपनी के डाटा पास्ट को देखकर बजट, इंडस्ट्री के डाटा को देखकर स्टैंडर्ड, ये फ़र्क है। तो दीज आर है तो इंटर रिलेटेड ही, जो मर्जी इस्तेमाल कर लो क्वेश्चन करते समय, बट इंटरडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। एफिशिएंसी रेशियो क्या होती है बता रखा है, जब डाटा बनाते हो, है ना, तो बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये डिवाइड एफिशिएंसी और ये डिवीजन कैपेसिटी। तो एफिशिएंसी रेशियो कौन सी हुई बताओ? हाँ जी, यही तो हुई, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाई एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाई एक्चुअल आवर्स, यानी सी, है ना। अवेलेबल वर्किंग डेज डिवाइड बाई वर्किंग बजटेड वर्क, कुछ नहीं, ये तो कैलेंडर हुआ। बजटेड आवर्स डिवाइड बाई मैक्सिमम, नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होगा? हाँ रोकना,
चलिए देखो नेक्स्ट 151, ये कह रहा है दो प्रकार के मटेरियल है, ठीक है। आपको क्या क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, ये यहाँ आएगा। तो स्टैंडर्ड मिक्स है 120 किलोग्राम 80 किलोग्राम, 5 रुपये 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 30% का लॉस है, तो एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल मिक्स लॉस एक्चुअल आउटपुट। चलिए अब मिक्स वेरिएंस क्या होता है, हाँ जी, मिक्स वेरिएंस का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड रेशियो, यही लिख दूं, ध्यान से समझना, स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल मिक्स किस रेशियो में होना चाहिए और किस रेशियो में है, स्टैंडर्ड रेट से। हाँ जी बताओ, एक्चुअल मिक्स मेरा कितना है 200, ये नहीं, एक्चुअल मिक्स 200 है, 200 किस रेशियो में होना चाहिए, तो ये रेशियो आपकी है 12:8, तो 200 को 12 और 8 के रेशियो में होना चाहिए, यानी 120 और 80 के रेशियो में होना चाहिए, और है किस रेशियो में, 112 और 88। तो ये मतलब हुआ कि एक मटेरियल आपने, है ना, 8 किलोग्राम कम इस्तेमाल करा, स्टैंडर्ड रेट कितना है 5 रुपये, और 8 ही दूसरा ज़्यादा इस्तेमाल करा, इसका स्टैंडर्ड रेट कितना है 10। बात समझ रहे हो भाई, सस्ते वाला, जो सस्ता मटेरियल था वो आपने कम करा और महंगे वाला बढ़ा दिया, तो कितना हुआ, हाँ जी 40, हाँ जी 8 किलोग्राम कम इस्तेमाल करा तो फ़ायदा हो गया, पर महंगे वाला 8 बढ़ा दिया, ठीक बात है। तो इसका मतलब टोटल मिला के 40 रुपये का घाटा करा दिया बेफालतू में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है स्टैंडर्ड प्राइस है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे रखा है 480, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है तो प्लस हो गया, डिफरेंस ऑफ प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज से 1600। चलिए तो यहाँ से एक्चुअल प्राइस निकाल लो कितना होगा, कितना हो गया 480 डिवाइड बाई 1600, 30 पैसे, तो कितना हो गया इधर आके 6 रुपये 90 पैसे, डी आंसर हो गया, ठीक है बेटा। चलिए हाँ जी क्या कह रहे हैं नेक्स्ट देखो, इन ए फैक्ट्री वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज फॉलोड, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंज्यूम्ड 1100 किलोग्राम ऑफ मटेरियल, प्राइस वेरिएंस है यूसेज वेरिएंस है, ये हो चुका, ठीक है, अभी ऊपर करा के चुके हैं। चलिए अब देखो, स्टैंडर्ड रेट पर आवर है, एक्चुअल रेट पर आवर है, स्टैंडर्ड आवर्स, लेबर एफिशिएंसी, शायद ये भी हो गया, चलो कर लेते हैं। लेबर एफिशिएंसी क्या होता है, कितने घंटे काम होना चाहिए, कितने घंटे काम हुआ, स्टैंडर्ड रेट है 8 रुपये, 1600 एडवर्स का मतलब माइनस। चलिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए 2000, एक्चुअल आवर्स नहीं मालूम, ये 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2200 हो गए, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलिए 157 पर आ जाओ, पढ़ो जरा एक बार।
रखना। XYZ is a manufacturing company involved in the production of automobile. Information of last budget period, ठीक है। एक्चुअल 2,75,000 बना है। बजटेड प्रोडक्शन 2.5 लाख। एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस और एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है। तो डाटा बना लोगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस वाला। बजटेड ओवरहेड कितने हैं हमारे पास? 50 लाख। 3 और 2 5, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा है। 3 और 2 5, यानी 5,000 लाख। ये बजटेड ओवरहेड हो गए। बजटेड आउटपुट कितना हो गया? बजटेड आउटपुट 2.5 लाख यूनिट। एक्चुअल आउटपुट 2,75,000 यूनिट है। तो ये रिकवरी रेट आ जाएगा। डिवाइड करके पहले रिकवरी रेट निकालो। डिवाइड बाय 2.5 लाख यूनिट। तो ये आ गया 2,000 रुपये। मल्टीप्लाई कर दो 2,75,000 से, तो ये आ गया 5500 लाख रिकवर्ड। क्या चाहिए अब आपको? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? रिकवर्ड माइनस बजट। वॉल्यूम होगा रिकवर्ड माइनस बजट। 5500 माइनस 5,000 यानी 500 लाख फेवरेबल। एक्सपेंडिचर क्या होगा? बजट माइनस एक्चुअल। एक्चुअल कितने हैं मेरे पास? 52, 3 और 2 5, 5,260 लाख। हाँ जी, बजट माइनस एक्चुअल 5,000 माइनस 5,260 लाख, तो 260 लाख, ठीक है। बताओ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस विल बी, क्या होंगे? वॉल्यूम ये होगा। एक्सपेंडिचर का तो इन्होंने आंसर ही नहीं दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए करें, रुकना। एक कंपनी यूज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। आउटपुट एंड सेल्स है, ये आउटपुट है और ये सेल्स है। ये सॉरी, ये बजटेड आउटपुट है, ये एक्चुअल है। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड। अब ये कह रहा है सेल प्राइस वेरिएंस क्या होगा? सिंपल सी बात है, बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। कितना आ गया? 5 इंटू 8,200 है ना, 41,000, ठीक है। बस ये ध्यान रखना आपका कि ये क्या आ रहा है, महंगा बेचा तो फेवरेबल, महंगा बेचा तो फेवरेबल। करें, ये भी हो गया शायद, 159 भी हो गया, 760 भी हो गया है ना, 161 भी हो गया है, 162 भी हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एफिशिएंसी रेशियो भी हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मे नॉट बी सक्सेसफुल अप्लाइड इन द फॉलोइंग केस। हाँ जी बताओ, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब था कि सारी कंपनीज सेम इंडस्ट्री में एक ही मेथड फॉलो करते हैं, यानी सारे स्टैंडर्ड फॉलो करें, सारे मार्जिनल फॉलो करें, या सारे एब्जॉर्प्शन फॉलो करें, या सारे ही ABC फॉलो करें। क्या कहना चाहता है? मे नॉट बी सक्सेसफुल अप्लाइड इन द फॉलोइंग केस, ठीक है। सक्सेसफुल नहीं होगा कब? इन ए सिंगल एंटरप्राइजेज हैविंग ए नंबर ऑफ ब्रांचेस ईच ऑफ विच मैन्युफैक्चर द सेम सेट ऑफ प्रोडक्ट विद द सेम फैसिलिटीज़। यानी एक एंटरप्राइजेज है, अलग अलग ब्रांचेज हैं भाई, एक ब्रांच दिल्ली में, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में, एक मान लो UK में है ना,
तो वहाँ तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग नहीं लग सकती, ठीक है। मे नॉट बी सक्सेसफुल अप्लाइड इन द फॉलोइंग केस, ईच ऑफ विच मैन्युफैक्चर द सेम सेट ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, सेम सेट बना रहे हैं और सेम फैसिलिटी, तो वहाँ तो लग सकती है। ये बात नहीं पड़ी ना। अगर नंबर ऑफ ब्रांचेज अलग अलग हैं, पर ये भी नहीं कह रहा कि अलग कंट्री में हैं, पर सब सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जब सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं तब तो यूनिफॉर्म लगेगी। इन ए नंबर ऑफ एंटिटी इन द सेम इंडस्ट्री बाउंड बाय द ट्रेड एसोसिएशन, वहाँ भी लगेगी। ट्रेड एसोसिएशन का डंडा है कि नहीं भैया सेम मेथड फॉलो करो। इन ए नंबर ऑफ यूनिट अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग वन और मोर ऑफ द गिवन सेट ऑफ प्रोडक्ट, इन ए नंबर ऑफ यूनिट अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, अलग अलग लोकेशन में हो, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेम कंपनी ईच ब्रांच मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, समझ गए। अगर मेरी ब्रांच अलग अलग है, समझ रहे हो, अगर मेरी ब्रांच अलग अलग जगह में है और हर ब्रांच अलग प्रोडक्ट बना रही है, कोई फूड बना रही है, कोई क्लोथ बना रही है, कोई हवाई जहाज बना रही है, तो सेम मेथड कैसे फॉलो कर सकते हो, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, डी, ठीक बात है। चलिए पढ़ो 167। रुकना।